नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए अपने फेम पॉलिसी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। फेम 2 के तहत अब ई स्कूटर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ज्यादा सब्सिडी देने को तैयार है। यह सब्सिडी अब 10,000 रुपए पर किलो वॉट आवर से बढ़ाकर करीब 50% बढ़ाई गई है और 15,000 पर किलो वॉट कर दी गई है। नई स्कीम इस सेक्टर में कितना जोश, कितनी और जान डाल सकती है, इससे लोगों में अडॉप्शन कितना बढ़ने वाला है और साथ ही देश के इलेक्ट्रिक ड्रीम को सफल बनाने के लिए और क्या कुछ करने का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है, इसी पर है ये खास चर्चा। और आज मेरा साथ दे रहे हैं ओकिनावा ऑटोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर जितेंद्र शर्मा, साथ ही देश में चार्जिंग इंफ्रा लगाने वाली मैसिव फाउंडेशन, इनफैक्ट मैसिव मोबिलिटी के तहत ये काम हो रहा है, शैलेश विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फास्ट चार्ज बैटरी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली लॉग9 मटेरियल्स के फाउंडर अक्षय सिंगल हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत बड़ी पहल हुई है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर सरकार लगातार देती आई है, लेकिन फेम 2 पॉलिसी के तहत ये जो 50% सब्सिडी बढ़ाई गई है। जितेंद्र शर्मा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मार्केट में दौड़ रही है, रस्तों पर है, सबसे पहले कॉस्ट कितना कम होने वाला है मेरे जैसे ग्राहकों के लिए और ओवरऑल ये कितना फ्यूल कर सकती है डिमांड? ओके, थैंक यू अर्शिता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मूव है जो उन्होंने अपनी सब्सिडी बढ़ाई है। नॉट ओनली सब्सिडी, इंसेंटिव जो उन्होंने 10,000 किलोवाट पर आवर से 15,000 किया, बल्कि जो ऊपर की कैपिंग थी, जो पहले 20% थी व्हीकल की जो कॉस्ट के ऊपर, उसको बढ़ा के 40% कर दिया है, जिसकी वजह से व्हीकल की कॉस्ट काफ़ी कम आ गई है। अगर ओकिनावा की अगर हम बात करें, हमारे जो डिफरेंट मॉडल्स है उसमें 7,500 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक व्हीकल्स की कॉस्ट कम हुई है। जो हमारा जो हाईएस्ट मॉडल था i-Praise प्लस, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड थी, जो पहले 1,18,000 का था, वो अब घट के 99,000 रुपीज़ पे आ गया है, जिसकी वजह से लोगों में और कस्टमर्स के अंदर उसके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा एक वो है कि अट्रैक्शन है कि उनका पसंदीदा स्कूटर अब 1,00,000 रुपए से कम हो गया है, जो उनकी पॉकेट को अलाउ करता है। शैलेश, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्या वाकई में डिमांड फ्यूल होगी? क्योंकि जो टारगेट्स हमने रखे थे उससे हम काफी पीछे चल रहे हैं। क्या इस बिग बूस्ट से वाकई में बड़ा बदलाव आएगा? जी बिल्कुल, काफी बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। आप ये देखें कि दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका डीजल और पेट्रोल के दाम ऑलमोस्ट 100 रुपए क्रॉस कर रहे हैं और दूसरा इनके दाम कम आते जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल मोटरसाइकिल की तुलना में आज की डेट में जैसे ओकिनावा की गाड़ियां बहुत बिक रही हैं, तो अगर आप देखेंगे लास्ट 2 सालों में तो एक काफी जंप आया है। पहले मुश्किल से 2,000 व्हीकल बिकते थे महीने में, आप करीब 10,000 पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि साल के एंड तक करीब 20 से 25,000 व्हीकल हर महीने बिकने लग जाएंगे। तो ये निश्चय ही काफी बड़ा मूव है, इससे काफी फायदा होगा। अक्षय, क्योंकि आप इनफैक्ट वो बैटरी चार्जिंग स्टेशंस बैंगलोर में लगा रहे हैं, आपकी टेक्नोलॉजी भी एकदम यूनिक है, लिथियम आयन बैटरीज पर फोकस नहीं है, इनफैक्ट अलग टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक बड़ा गेम चेंजर है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिकॉज अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा, एटलीस्ट मेरे हिसाब से और लॉग9 के हिसाब से, जो यूज़ केस बनता है इमीडिएट बेसिस पे, वो कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनता है बेसिकली। चाहे वो फूड डिलीवरी के लिए हो, चाहे ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, इन जो कॉमर्शियल यूज़ है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेंस बहुत बनता है। बिकॉज यही वो व्हीकल्स हैं जो ज़्यादातर टाइम रोड पे रहते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं और साथ में कॉस्ट सेविंग भी सबसे ज्यादा कॉमर्शियल सेक्टर में ही होती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर। तो उस पर्सपेक्टिव से अब जो एक लॉट डिटरेंट था कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, वो था कि अपफ्रंट कॉस्ट अभी भी ज्यादा थी आपके पेट्रोल या डीजल व्हीकल के मुकाबले। बट अब ये जो ये सब्सिडी इंक्रीज कर दी गई है, उससे जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो भी या तो एट पार आ गई है पेट्रोल डीजल के व्हीकल के मुकाबले, या उससे कम भी चली गई है। कुछ केस में हमने देखा है कि नीचे भी चली गई है। तो उस पर्सपेक्टिव से अब जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी। और साथ में दूसरा चैलेंज था कि मतलब कॉस्ट तो एक चैलेंज था ही, दूसरा था कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही थी कॉमर्शियल यूजर्स को। तो वो जो हमारी थी एडवांस टेक्नोलॉजीज हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि ना केवल आपको रैपिड चार्जिंग मिलती है बट ऑल्सो
आपका जो पावर परफॉर्मेंस होता है वो कंसिस्टेंट रहता है, लाइफ बैटरी की बहुत ज्यादा होती है। तो ये दोनों चीजें कंबाइन होके जब यूजर को मिलेंगी तो अडॉप्शन डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है अगले कुछ ही महीनों में। ये जो कॉस्ट गैप की बात अक्षय कर रहे थे, जितेंद्र जी, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कॉस्ट गैप डेफिनेटली है आपके रेगुलर पेट्रोल डीजल वाले टू व्हीलर्स में, जो हम आइस इंजन कहते हैं, और ईवी में। ये बताइए वो कितना कम हुआ है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रिंग अब फ्यूल प्राइसेस भी आसमान छू रही हैं। अगर मैं मुंबई का उदाहरण दूं, पेट्रोल के दाम 102 रुपए प्रति लीटर है। वो कितना पुश कर रहा है डिमांड को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ? अगर हम आपके पहले क्वेश्चन की बात करें कि जो आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पहले कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट का डिफरेंस था, वो ऑलमोस्ट अब कई व्हीकल्स के अंदर तो उससे कम हो गया है। उसका रीजन है क्योंकि जब से BS6 मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, उसकी वजह से आईसी इंजन के जो कॉस्ट लास्ट ईयर थे उसकी तुलना में ऑलरेडी वो 5 से 15% कॉस्ट उनकी बढ़ चुकी है आईसी इंजन की, जिसकी वजह से आज जब गवर्नमेंट ने ये अपना इनिशिएटिव लिया है जो इंसेंटिव बढ़ाने का, उसकी वजह से जो ईवी के व्हीकल्स की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो आईसी इंजन के कंपैरिजन में कम हो गई है, अगर आप उसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। दूसरा, अब गवर्नमेंट का एक दूसरा मूव भी है जिसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जीरो कर रही है। ऑल्दो अभी काफी स्टेट में प्रेजेंटली भी वो जीरो कॉस्ट है, देयर इज नो चार्जेस फॉर दैट, जिसकी वजह से जो कस्टमर की जो बाइंग वैल्यू है, ऑन रोड कंडीशन, ऑन रोड कॉस्ट है, वो ऑलरेडी आईसी इंजन से कम हो गई है, जिसकी वजह से आईसी इंजन के कंपैरिजन में ईवी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम के अंदर ईवी व्हीकल के इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी आपको इसका चेंज मिलेगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़े हैं, जो आज की डेट में 100 से 102 रुपए हो गए हैं, उसका एक ईवी के कंपैरिजन में अगर रनिंग कॉस्ट की हम बात करें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं पर एक ईवी की जो कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट, वो आती है 15 पैसे से 20 पैसे, और उसके अगेंस्ट जो आईसी इंजन है, अब 100 रुपए कॉस्ट होने के बाद पेट्रोल की, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 2 रुपए प्लस 2 रुपए 10 और 2 रुपए 20 पैसे तक चली जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर का ये ध्यान अट्रैक्ट करेगा कि एंड ऑफ द डे उनकी जो फाइनल रनिंग कॉस्ट है वो कम हो गई है, उनको डेली का पेट्रोल नहीं भरवाना, उनको डेली की माइलेज के लिए अपनी पॉकेट से मनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर ईवी को वो यूज करेंगे तो उनका बेनिफिट इकोनॉमिक्स वाइज भी पड़ेगा, दूसरा पर्यावरण के लिए भी उसका फायदा होगा कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। आई थिंक ये दोनों चीज में ईवी आज की डेट में इस गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के बाद ये इट्स कमिंग अंडर द बाइंग पॉकेट और बाइंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन इंडिया, और ये बहुत अच्छा मूव है। इनफैक्ट एक बड़ा मूव और कैपेसिटी ऑफ कोर्स, लेकिन अब इस बात पर जोर रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, क्योंकि दिक्कत तो यही है, या फिर ये हमारा ऑब्सेशन रहा है कि आपकी गाड़ी माइलेज कितना देगी। अब दिक्कत है जब 100 रुपए से ज्यादा का आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो माइलेज इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो ईवी में अब तक प्रॉब्लम यही थी शैलेश कि हमारे पास उतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं थे। जरूरत है शायद 4 लाख प्लस चार्जिंग स्टेशंस की, और बहुत कम चार्जिंग स्टेशंस है। मुझे बताइए ऑन ग्राउंड आपकी कंपनी मैसिव फाउंडेशन, मैसिव मोबिलिटी के तहत जो गुड़गांव में आप लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस लगाना शुरू किए हैं, कितने लगाए हैं, कितना आप एक्सपैंड करेंगे? क्योंकि इस समय गाड़ी सस्ती होगी लेकिन उसे चार्ज कहां कराएंगे, यही दुविधा है जो लोगों को शायद एक बैकफुट पर रख रही है। आपका काफी वाजिब सवाल है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी मैसिव मोबिलिटी ने अभी दिल्ली में और गुड़गांव में, नोएडा में चार्जिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। तो करीब 50 चार्जर हमने लगा दिए हैं। हमारा उम्मीद ये है कि इस नेक्स्ट 2 साल में वील पुट हम करीब 25,000 चार्जर लगाएंगे। और देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे पर व्हीकल डेंसिटी के हिसाब से तो करीब करीब 2 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती हैं हर साल, ठीक है। और आप मान के चलें कि सड़क पे कम से कम 7 से 8 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही हैं, और इनफैक्ट करीब 10-10 करोड़ के आसपास मोटरसाइकिल चल रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2027 तक अगर 30% भी कन्वर्जन होता है तो आपकी 3 से 4 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही होंगी। अगर 3 से 4 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही हैं तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 1 करोड़ चार्जिंग पॉइंट चाहिए होंगे, क्योंकि आपको बहुत ही डेंस सिस्टम चाहिए, ताकि आदमी के दिमाग में है ना कि वो सोचता है कि हमेशा मैं फुल कर लूंगा, एवरीबॉडी टॉस की हम घर जाके फुल कर लेंगे। लेकिन इंडिया में 90% लोग जो मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, या क्या कहते हैं छोटे में अर्बन विलेजेस में रहते हैं, तो उनके पास घर में ना पार्किंग है ना उन पे चार्जिंग है। तो आपको एक बहुत ज्यादा पब्लिक कम्युनिटी चार्जिंग सिस्टम चाहिए होगा, एंड यही हमने नीड को आइडेंटिफाई करके वी आर बिल्डिंग दिस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस हफ्ते फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। सरकार ने जो बड़ा इंसेंटिव दिया है टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, उसका कितना फायदा आप जैसे ग्राहक उठा सकते हैं, इसी पर हमारी चर्चा है। और चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं ओकिनावा के जितेंद्र शर्मा, लॉग 9 मटेरियल्स के अक्षय सिंगल और मैसिव फाउंडेशन के शैलेश विक्रम सिंह। लॉग 9 भी इस बिजनेस में है। मैं इनफैक्ट आपके वो डिटेल्स वेबसाइट पर पढ़ रही थी कि कैसे आप लोग भी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, लेकिन आपकी बैटरी जो है वो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पर है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप हमें समझा सके, ये लिथियम आयन से कितनी डिफरेंट है और कितनी कॉस्ट इफेक्टिव? तो बेसिकली जो शैलेश जी बोल रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चार्ज तो 5-10 मिनट में ही करें, बट पूरा ही कर लें। दैट्स व्हाट लॉग 9 बैटरी लाइफ बढ़ेगी फिर? बैटरी लाइफ कम नहीं होगी। हमारी बैटरी लाइफ जो है वो लिथियम आयन से कम 10 से 15 गुना ज्यादा है। और उस केस में जो आपको चार्जिंग टाइम मिलता है वो 15 मिनट में आपकी व्हीकल पूरी चार्ज हो जाएगी। तो जिस 5-6 किलोमीटर चार्ज करने की जगह, जैसे कि शैलेश जी बोल रहे थे, उसकी जगह आप पूरा ही चार्ज कर सकते हैं जब आप किसी दुकान पे शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ भी 10-15 मिनट के लिए कोई भी एक स्टॉक ले रहे हैं। तो वो हमारा एंगल है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट ये है कि अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नीड क्यों है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीड इसलिए है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। अगर उस सेंस में आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स जो है 50% अप टू 60% जो कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट का एनवायरमेंटल डैमेज में, वो कमर्शियल सेक्टर से आता है। और उस केस में जो हमारे बैटरी सॉल्यूशन है और जो व्हीकल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली आपका कॉमर्शियल सेगमेंट की तरफ टारगेटेड है, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें। और उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम कम होती है, बिकॉज जितने भी ये कॉमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो शहर में, ये सब किसी ना किसी नोड या हब एंड स्पोक मॉडल में ऑपरेट करते हैं। Correct. तो आपको सारे शहर भर में चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट विद। आप बस उन नोड्स पे लगा सकते हैं, जिससे कि ये व्हीकल्स ऑलरेडी रेक्टिफाई हो जाएंगे। और जब वो सारे नोड्स कवर होने शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए पब्लिक चार्जिंग के लिए भी जनरल आपको चार्जिंग स्टेशन मिलने लगेंगे, जो कि पर्सनल यूजर भी यूज कर सकता है। तो आई थिंक कॉमर्शियल सेक्टर पे फोकस जो आप इस फेम पॉलिसी में भी देखेंगे, जिसमें कि कई सारे जो पॉलिसीज हैं वो अराउंड कॉमर्शियल यूज ऑफ व्हीकल्स की तरफ है, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि उससे आपका इमीडिएट अडॉप्शन बढ़ेगा और साथ में वो लॉन्ग टर्म में पर्सनल यूज केस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ओके, ये जो चार्जिंग स्टेशंस का मुद्दा है, जितेंद्र जी ये बताइए, ओकिनावा भी क्या इस तरह का सपोर्ट इस समय दे रही है अपने कस्टमर्स को? क्योंकि अज्यूमिंग एक 4 व्हीलर की बात की जाए, आप टाटा की गाड़ी खरीदेंगे, टाटा आपके यहाँ पर आकर चार्जिंग स्टेशन लगा देता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में। ओकिनावा किस तरह से अपने स्केल को बढ़ा सकती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सरकार इस समय वो बैटरी और लिथियम आयन बैटरी पर डिपेंडेंस नहीं रखना चाह रही है, इसीलिए वो पीएलआई स्कीम के तहत इन्होंने कहा है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए 18,000 करोड़ का पीएलआई नोटिफाई कर दिया गया है। ये भी क्या आपको लग रहा है ओवरऑल इस इकोसिस्टम को मजबूत करेगा? या ऑफ कोर्स हर्षिता, अगर आप बात करें कि चार्जिंग स्टेशन की, ओकिनावा की जो टेक्नोलॉजी है वो डिटैचेबल लिथियम आयन पे चलती है। यानी कि आप अपनी बैटरी अपने स्कूटर से निकाल के, जैसे शैलेश ने बोला था कि कोई इंडिया में काफ़ी लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो चार्ज कहाँ करेंगे? तो ओकिनावा ने वो फैसिलिटी कस्टमर को दी है कि आप अपनी बैटरी निकालिए और आप अपने घर के या ऑफिस के नॉर्मल प्लग के अंदर, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, उस तरीके से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारी जो बैटरी और हमारी चार्जर है वो 80% बैटरी 45 मिनट्स में चार्ज कर देता है और 100% बैटरी 2 आवर्स के अंदर चार्ज कर देता है। तो जिसकी वजह से कस्टमर को कहीं ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इसको चार्ज कहाँ करूँ। जैसे हम मोबाइल जब अपना चार्ज करते हैं या मोबाइल परचेज करते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डर नहीं होता कि अगर हम मोबाइल कहीं चार्ज करेंगे तो हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो सेम चीज ओकिनावा ने अपने कस्टमर को वो ईज दी है कि उनको जब भी अपना स्कूटर चलाना है या चार्ज करना है, उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं उसको कहाँ चार्ज करूंगा। तो हम डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी का कंसेप्ट है, हमने इंडिया में लॉन्च किया था 2018 के अंदर, और हमारे सारे प्रोडक्ट उसी कंसेप्ट पे चलते हैं। आप ऑन बोर्ड भी चार्ज कर सकते हैं स्कूटर में लगे। अगर आपको लगता है आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं और ले जाके चार्ज करना है, तो आप बैटरी को निकालिए और उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर चार्ज कर सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन जो ये था कि पीएलआई स्कीम जो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इसके लिए लेके आई है, वेदर वो लिथियम आयन सेल्स हो या ईवी सेक्टर्स के लिए उसने किया है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने। जो आई थिंक द टोटल आउटले वाज 1.97 लाख करोड़ रुपीस फॉर प्रोडक्ट पीएलआई स्कीम।
तो ये आई थिंक गवर्नमेंट का एक अच्छा पुश है आत्मनिर्भर भारत के लिए कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली इंडिया बन जाए, हब बन जाए, ताकि नॉट इवन फॉर इंडिया, इवन वो आउटसाइड इंडिया भी उसको एक्सपोर्ट कर सके। जैसे आईसी इंजन की आज की डेट में हमें कहीं भी बाहर से प्रोडक्ट पार्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम वे ईवी में भी वही गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और वही मूव है कि हम उसको इंडिया को एक ईवी का ग्लोबली हब बनाए, इवन नॉट इन द ईवी स्पेस बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब भी उसको बना सकते हैं। तो दिस इज माय टेक ऑन दिस योर क्वेश्चन। अब अक्षय, दिस पीएलआई स्कीम, क्या उसका फायदा Log9 जैसी कंपनी भी उठा सकती है? जी, सो पीएलआई स्कीम में दो कंपोनेंट है। एक तो आपका जो नॉर्मल एडवांस केमिस्ट्री जिसको बोल रहे हैं, बेसिकली लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज जो है नॉर्मल वाली जो आजकल बैटरीज में यूज हो रही है, तो मेजर स्कीम जो है वो उसके लिए है जिसमें कि बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है। बट उसमें एक कंपोनेंट नीश स्कीम्स का भी है जिसमें कि एडवांस केमिस्ट्री जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सुपर कैपेसिटर बेस्ड हो, चाहे एल्यूमिनियम फ्यूल सेल बेस्ड हो, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए स्पेशल एक सेक्शन रखा गया है कि अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं इंडिया में तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफी कम रखा है सरकार ने, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। और लेकिन साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो इंडिया के लिए ज्यादा सूटेड है, चाहे वो इस कंस्ट्रेंट से हो कि क्या हमारे पास लिथियम कोबाल्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या फिर हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, यूज केस है, उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं उनके लिए R&D इंसेंटिव्स भी बढ़ाने चाहिए। तभी हम ये टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए कस्टमाइज करके बना पाएंगे और उसको स्केल कर पाएंगे। तो वो एक स्टेप है जो अभी भी रह गया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए इन स्कीम्स में। ओके शैलेश, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अप्लाई किया जा सकता है R&D के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, हमेशा डिबेट जब भी ईवी का हो, चाहे आप टेस्ला की बात करें या फिर भारतीय प्लेयर्स की बात करें, वो यही होता है कि आप बैटरी एक ऐसे प्रोडक्ट से बना रहे हैं जिसकी दुनिया में किल्लत है, उसको माइन करना पड़ता है, वो कहीं और से आती है, हर देश के पास ये अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल, तो दूसरी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने की जरूरत है जो Log9 जैसी कंपनियां कर रही हैं। इसे कैसे अब फोकस में लाया जाए और एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा बनाया जाए पॉलिसी का? आई थिंक गवर्नमेंट ये काम करने की कोशिश कर रही है, काफी बड़े पीएलआई इंसेंटिव्स दिए गए हैं। आई थिंक अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट शायद गीगा फैक्ट्री लगाने की भी बात चल रही है। और जहाँ सवाल होता है कि बैटरीज बनाने का, तो मुझे लगता है कि अभी रिसाइकलिंग भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और शायद बन जाए। तो ये एक व्हाट यू कॉल, हर वेंचर एक मिस्ड वॉकिंग होता है, रास्ते में लोग चलते चलते सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव है कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएंगे। सो दैट्स व्हाट आई लुक एट इट। लेट्स होप जल्द से वो ऑप्शंस आए। मैं अक्षय आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, जब आप कह रहे हैं आप लोग अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, कॉस्ट वाइज इसे अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, क्योंकि इवेंचुअली इस शो का मकसद यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जागरूकता बढ़े और वो होपफुली अडॉप्शन में भी तब्दील हो, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है आपका ये पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन? So the charging station is not the only thing, but battery और पूरा concept जो है। हाँ, बट मैं थ्री व्हीलर का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो अगर कोई कॉमर्शियल यूजर है जो कि एक थ्री व्हीलर लोडर चलाता है किसी भी शहर में, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, कहीं पे भी हो, तो उसमें आज की डेट में अगर आप देखें तो करीब 3.5 लाख रुपए का डीजल थ्री व्हीलर आता है, जो कि जिसको इस लोडर की तरह यूज करते हैं। L5N कैटेगरी हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो। तो उस केस में हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपफ्रंट कॉस्ट जो व्हीकल की है वो कम से कम अप टू 20% तक कम पड़ेगी in our technology, and with the new FAME scheme it is expected to go down even further, मतलब और नीचे और कम पड़ने की उम्मीद है। अभी वो नंबर्स फाइनलाइज कर रहे हैं। और साथ में जो रनिंग कॉस्ट आएगी, मतलब जो आपको पर किलोमीटर खर्चना पड़ेगा ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो उसमें भी आपको 30 to 40% बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो डीजल प्राइसेस आज हो गए हैं उसके मुकाबले पर किलोमीटर जो कॉस्ट बैठती है। तो जो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अपनी रोज की कमाई जो है वो एक कार्गो लोडर चला के कर रहा है, उसको ना केवल व्हीकल सस्ता पड़ रहा है बट उसको रोज उसको चलाने का कॉस्ट भी 30-40% सस्ता पड़ रहा है। तो दैट इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत कारगर है। और साथ में जो चैलेंजेस है कि लोड सही से नहीं उठा पा रहा है इलेक्ट्रिक लोडर जो आज अवेलेबल है, या फिर उसकी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जा रही है, वो सारे चैलेंजेस हमने रिमूव कर दिए। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट टू हियर। ओकिनावा क्या प्लान कर रहा है अपनी कैपेसिटी को अग्रेसिवली बढ़ाने की? क्योंकि अब देखिए इंसेंटिव ज्यादा मिलने लगे हैं,
कॉस्ट आप कह रहे हैं पास ऑन होगा, तो आपका ओकिनावा का एज ए कैपेसिटी एंड स्केल बढ़ाने का क्या इरादा है जितेंद्र जी? अर्शिता, ओकिनावा का जो एक्सपेंशन प्लान है वो अभी हम ऑलरेडी, हमारा जो करंट फैसिलिटी है उसमें 90,000 स्कूटर पर ईयर की कैपेसिटी है, लेकिन पैरेलली हम हमारी नई फैसिलिटी भी ऑलरेडी इन प्लेस है, वो आ रही है, जो इस साल के एंड में, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो एक्टिव हो जाएगी, और वो फैसिलिटी जो है वो करीब 5 से 6 लाख स्कूटर पर ईयर बनाने की क्षमता रखेगी। शैलेश, मैसिव मोबिलिटी के क्या प्लान्स होंगे, क्योंकि आपने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का जिक्र किया, क्या मुंबई तक पहुंचने का इरादा है, क्या प्लान्स हैं? आई थिंक हम आने वाले समय में वी आर गोइंग टू बी लाइव इन पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, आने वाले 6 महीने में यूपी ईस्ट में लाइव होते जा रहे हैं। और हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बना रहे हैं, वास्तव में हम लोग एक बहुत बेसिक लेयर बना रहे हैं जिसके ऊपर सब कुछ चल सकता है। चाहे ओकिनावा का बैटरी को कहीं को चार्ज करना हो, उसको कहीं पे मीटरिंग चार्जिंग की जरूरत हो, चाहे लॉग 9 के व्हीकल्स को कहीं पे भी पावर की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारे लेयर को हम एक ऐसा लेयर खड़ा कर रहे हैं जिसपे कोई भी व्हीकल, कोई भी बैटरी केमिस्ट्री, कोई फ्रॉम ग्राफीन टू लिथियम टू लेड, एनीथिंग गेट चार्ज। सो वो हम पूरा, मतलब दैट्स व्हाट हमारा फोकस है। और लेट्स होप फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, और बहुत ही दिलचस्प चर्चा हुई है। मैं बस उम्मीद यही कर रही हूँ कि इस फेम 2 पॉलिसी का हमारे दर्शक, हमारे ग्राहक भी फायदा उठाएं और अपनी वो ईवी व्हीकल को फटाफट बुक करना शुरू करें, बिकॉज ईवी इज द फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ हम भी आप सभी से लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर।